हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे लाल पान की बेगम कहानी, जो फड़ीसो रेडू द्वारा रचित यह कहानी है दोस्तों। और यह ग्रामीण अंचल की कहानी है। गांव की लोक रीति, उस समय के माहौल, कपड़े वगैरह और मेले, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ समेटी हुई कहानी है दोस्तों। और खासकर ये ग्रामीण परिवेश की कहानी है और रेणु जी ग्रामीण चीज़ों को ही जोड़ने का काम किए हैं दोस्तों। और मिट्टी से जुड़े हुए इनकी काफ़ी रचनाएं हैं और आप पढ़ेंगे। और ये बहुत अच्छे लेखक भी हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं, इनके उपन्यास जो है कि मैला आंचल, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस आईएएस के सिलेबस में भी लगा हुआ है दोस्तों। तो ये लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे लाल पान की बेगम कहानी, जिनकी एक और कहानी रसप्रिया भी जो है कि लगी हुई है यूपी एचएससी के पाठ्यक्रम में। उसे हम बाद में कवर करेंगे। आइए आज चलते हैं लाल पान की बेगम कहानी को पढ़ते हैं। कहानी पढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि हम फड़ीसोनाथ रेणु के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर चलेंगे पूरी कहानी हम पाठ करेंगे। ये है रेणु जी, फड़ीश्वरनाथ रेणु। फड़ीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को औराही हिंगना नामक गांव जिला पूर्णिया बिहार में हुआ था। हिंदी कथा साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाएं, दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष, राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी। 1942 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका भी रेणु जी निभाए हुए थे। 1950 में नेपाली जनता की राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय योगदान दिए, मतलब हरदम देश के लिए खड़े रहे। 1952 से 53 में दीर्घकालीन रोगग्रस्तता, इनके बाद राजनीति की अपेक्षा साहित्य ज्ञान की ओर अत्यधिक झुका। 1954 में बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन, और ये इनका ना प्रथम जो है उपन्यास है। इसका जब आप पढ़ेंगे मैला आंचल का भूमिका, तो ये इन्होंने उसमें स्पष्ट किया हुआ है दोस्तों। और अपने चैनल पे भी हम मैला आंचल को पाठ करेंगे। का प्रकाशन कथा साहित्य के अतिरिक्त इस संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी लिखा। व्यक्ति और कृतिकार दोनों ही रूप में अप्रतिम जीवन के सांध्य वेला में राजनीति आंदोलन से पुनः गहरा जुड़ाव इनका था। जुड़ाव जेपी के साथ पुलिस दमन के शिकार हुए, जेल गए, सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री लौटा दिया। देख रहे हैं, अब आपसे यही प्रश्न बनेगा, कौन सा ऐसा लेखक है जो अपने पद्मश्री को लौटा दिया था, और वो भी किसके चक्कर में? सत्ता के दमन चक्र के विरोध में। उसमें जो सत्ता का दमन हो रहा था, इसी के जो है कि क्रोध में इन्होंने अपने पद्मश्री को वापस कर दिया था। अब इनकी कुछ कृतियां हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं। मैला आंचल, परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, उपन्यास है ठुमरी, अग्निखोर, ये ठुमरी पूछी गई थी, इसमें कितनी कहानी संग्रहित है। अग्निखोर, अगिनखोर लिखा है, लेकिन कहीं के आपको अग्निखोर मिलेगा। आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर, अच्छे आदमी, संपूर्ण कहानियाँ, प्रतिनिधि कहानियाँ संग्रह है, कहानी संग्रह है। रीढ़धन, जलधन, ये बिहार के पूर्णिया जिले की, इसमें बहुत सारे वर्णन है। ये संस्मरण है इनका। और पानी का बहाव जो है कि कोसी नदी जो बिहार की है, जिसे शोक कहते हैं कोसी का, उसमें कैसे कैसे बाढ़ आया, जैसे आंखों देखी चित्र को इन्होंने चित्रित किया है इसमें ऋणधन जलधन में। वन की तुलसी का गंध, समय की लीला पर, श्रुत और अश्रुत, पूर्व संस्मरण तथा नेपाली क्रांति, रिपोर्टाज, रेणु रचनावली समग्र। रेणु रचनावली को भी याद रखिएगा, इसमें समग्र रचनाएं इनकी संकलित है। इनका निधन हो गया 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को। आइए दोस्तों कहानी का पाठ करते हैं। लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम में दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि यह कहानी ग्रामीण परिवेश पे है। इसमें बीरज मोहन उसका पुत्र है और बिरजू हैं, और जिसका बीरज मोहन नाम है। एक बेटी है उनकी चंपिया, और लाल पान की बेगम उसकी माँ को जो है संबोधित किया गया है। और जो है कि एक स्टेशन की लड़की रहती है, उसने इनको कहा है। और ये कहानी कुछ ऐसे चलती है कि उस समय धान की खेती होती है। मान लीजिए अब अक्टूबर या नवंबर का महीना है, धान पक चुका होता है। उसी के खुशी में उसका पति खुश है। खुशी जो है इस तरह उजागर करते हैं कि हम तुम्हें मेला दिखाने लेके चलेंगे। फिर मेला दिखाने के लिए जाते हैं, और उनके पास बैल होता है, गाड़ी नहीं होती जिसपे वो बैठ के जाते। गाड़ी लेने के लिए परेशान होते, गाड़ी मिलती नहीं, रात हो जाती है। फिर जो नायिका है इसकी गुस्से में सो जाती है, शकरकंद उबला हुआ छोड़ देती है, कोई मीठी रोटी बनाने वाली होती वो भी नहीं बनाती, और बाद में बनाती है। तो ये कहानी कुछ ऐसे स्टोरी के रूप में चलेगी आपके सामने, जैसे लगेगा कि आंखों देखी घटना है। आइए इस कहानी को पूरा जो है पढ़िए, हमारे साथ पाठ कीजिए और कहानी
जो है कि पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। आइए चलिए। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी, मन ही मन कूढ़ रही थी। मन ही मन क्या कर रही थी? कूढ़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजमोहन, ये याद रखिएगा, ये आजकल ऐसे अंदर से प्रश्न पूछ रहे हैं कितने साल का है, तो 7 साल से हामिद में जो है हामिद का उम्र पूछा गया था कितने साल का है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा है। चंपिया के सिर पर चुड़ैल मंडरा रही है, मतलब कंघी उंघी नहीं की है। आगे आंगन धूप रहते जो गई। सहुआइन की दुकान छोआ गुड़ लाने सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, मतलब शाम हो गया, 5-6 बज गया है। आए आज लौट के जरा बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी है। बागड़ है उसका, बकरी का बच्चा जो है वो भी नाच रहा है अजीब ढंग का, वही करे कुकुर माछी लगी हुई है इसकी। इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फाड़ कर रहा था। तो बिरुजी की माँ बागड़ जो है, जो उसका बकरी का बच्चा था, मतलब बड़ा बच्चा था, बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। मतलब गुस्सा तो पति पे था क्योंकि वो बोला था मेला दिखाने लेके चलेंगे, आ नहीं रहा है, तो फिर क्या कर रही है? गुस्सा उसी पे दिखा रही, बागड़ पे। अब देखिए कैसे निकाल रही है। निकाल चुकी है। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांच बांगड़ की सिवा और किसने कलेवा किया होगा, मतलब खाया होगा। बांगड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी बुआ की पुकार सुनाई दी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? मतलब अब प्रश्न कर दी क्योंकि वो बोल चुकी थी हमें चलना है, तो वही देखिए आगे क्या होता है। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब तो जो है, बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब न बुआ, मतलब कि ऐसा बुआ से कह रही है, मतलब बुआ ऐसी हैं क्योंकि शादी उदी हुई थी और वो अपने ससुराल नहीं जाती, मतलब उनका कोई अपना बेटा और पति नहीं है। वही देखो उसको कह रही है, बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब न बुआ, मतलब कि अब उसको बुरा लगेगा। गर्म गुस्से में बुझी नुकीली बात बुआ की देह में धस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बांगड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। आह डांट डांट, हाँ आ हाँ हर आए आए। जो है कि बिरजू ने फिर आगे देखिए, बिरजू ने लेटे ही लेटे बांगड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई पूरी। इच्छा हुई कि जाकर उसी को डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी बन भरियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी बुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भर कर लौटती। पनभरनियों में बिरजू, पनभरनी का मतलब उस समय, मतलब पहले गांव में क्या था कि नली उतनी थी नहीं, मतलब हैंड पाइप वगैरह, तो ये पनभरनी एक घाट होता है, मतलब वो कुआं पे ये पानी भरने के लिए लोग आती थी शाम को, तो वो एक मतलब महिलाओं को एक दूसरे से मिलने का अच्छा बहाना भी होता था, एक तरीके से मान सकते हैं। पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ कि धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसके कहने का मतलब 4 मन पाट जो है कि उस समय जब आप पढ़ेंगे जो है कि जैसे जिसकी कोई ज़मीन रहती थी तो वो दूसरा कोई उसकी जुताई बुआई करता था, तो ऐसा कोई नियम आ गया, तो जो लिया था उसकी न रहते हुए भी उसकी हो गई। वही यहाँ पे कह रही है। अब देखो वो उसको कसी तान, तो ये भी कस रही। 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ कि धरती के पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो, मतलब मेरा क्या करो, न्याय करो कि ऐसा क्यों हमें करे। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की अली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखलाऊंगा। बैल अब अपने घर हैं, क्या है ये देखो, बलरामपुर का नाम याद रखिएगा। बैल अब अपने घर है, बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो आउन पाउन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मेरे मुंह में आग लगे क्यों मैंने टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी बुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़ कर ऐठती हुई बोली,
निकाली, बोली निकाली, अरे हाँ बिरजू की मैं, यहाँ के ना आगे ना थोड़ा पीछे पगहिया ना हो तब न जा ना आप, मतलब इस तरीके से ऐठ के कह रही है जिसे मैं नहीं कह पा रही हूँ। जंगी की पतोहे बिरजू की माँ से नहीं डरती, वह जरा गला खोल कर ही कहती है, बुआ आ सरबे सित्तल मिट्टी सेंटलमेंट, मतलब उस समय वो जिसको मैंने बताया भी कि किसी कानून के द्वारा उनका हो गया था, वही कह रही है। हाकिम सेटल सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फुलछाव किनारी वाली साड़ी पहन के, यदि तू भी भट्टा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर, मतलब उस समय की जो जमीन थी धान की खेती, वही कह रही, धनहर जमीन का पर्चा कट जाता, फिर तो तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता। ये सोना बंग धान की एक वैरायटी है दोस्तों, याद रखिएगा। जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ हो पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। ये भी वैसा है, कटाक्ष कर रही हैं। जंगी की पतोहू मुंहजोर है, रेलवे के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है, और सारे कुर्मा टोली के सभी झगड़ालू सासों में एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दारी चोर है, सी किलासी है, उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठैत, इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती है जंगी की पतोहू। अब जंगी की पतोहू की विशेषता आप देख लीजिए, रेलवे के किनारे की है, सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसोक कर रह गई। गोबर की डेढ़ी में कौन ढेला फेंके, मतलब गोबर में जैसे कि कोई भी गंदी चीज़ में आप कुछ करते भी हैं तो उसका क्या मतलब है, वही करके वो छोड़ दी। जीभ के छाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया याया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मड़ोड़ कर चूल्हे में झोंक दूँ। झोंकती हूँ, दिन दिन बेचाल होती जाती है, मतलब क्या होती जाती है, मनमानी होती जाती है, दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो 8 ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं, कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होंगी हरजाई। अरे चंपिया याया, मतलब कि ऐसे बोलती है। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाल कर और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियां के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। कैसी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी जलाकर चौधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद, वही जो मैंने बताया वही बता रही हैं। 3 साल जो है कि 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलती ढाही औरतों ने एक कहानी गढ़ने फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकाती है। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह है। मतलब कि उसका पति थोड़ा चालाक टाइप का था, तो उसने कुछ ज़मीन अपने नाम कर ली थी। वही उन लोगों ने ये सब सारी बातें जोड़ी। अब भाई कोई भी ज़मीन किसी का लेगा तो कुछ पैसे वैसे लगेंगे, तो यही कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है। घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाठ सूखते देखकर जलने वाले की सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुरता हो जाती है। चलिए, मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? ये सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती, ये सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झड़ते हैं। जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी, बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई। जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती हो ट्यूशन की छोकरियों से। ट्यूशन से मतलब रेलवे स्टेशन। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। उसकी बात जंगी के छोपड़े तक साफ साफ पहुँच
गई होगी। बिरजू की बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ की ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती। जरूर वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले उसे मारा। डांट डांट, ये मैया एक उंगली गुड़ दे दो। बिरजू ने तलहथी फैलाई। दे ना मैया, एक रत्ती भर दे। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। क्या कर रही है, गुस्से में है वो। नाच नहीं देखने, मेला नहीं जाने पा रही तो ही कह रही नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी डांट डांट। 10 साल की चंपिया, इसको भी याद रखिएगा। बालक कितने साल का था वो भी रखिएगा। और ये चंपिया कितने साल की है, 10 साल की। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी। पाँव फैलाए क्यों बैठी है उस तरह बेलत जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। क्या करती है, चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठ कर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने छिड़की दी। एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं जा जल्दी। मतलब उसकी कढ़ाई वो मांग के लेके गई थी, अब उसी गुस्से में उसको भी याद आ रही मेरी कढ़ाई कहाँ है। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और माँ नहीं देख रही है तो उसने अपने भाई को क्या दिया, एक शकरकंद दे दिया। देखिए, और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी नहीं आई। डांट डांट। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। पप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक करके तैयार रहे, बलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। बेटी जब दुकान गई थी तो पिताजी वहाँ मिल गए थे। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब बेल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं है तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा, शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखलाने के लिए जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाले सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औदा कर वापस आया। देख दीदिया मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया को गुस्सा भी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मढ़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, रासक तुझे हर चीज़ में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बछड़ा को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुन 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 मुझे जरा नहीं सुहाती। मतलब वो बछड़े को घंटी पहना रखी है, उससे गुस्से में उसकी घंटी की भी आवाज़ बुरी लग रही है। देख लीजिए, टुन 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 सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती है हुई बैलगाड़ी की याद हो गई। अभी बबुआ टोला की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुन की तुमने सुना, मतलब डांट डांट। बेसी बकबक मत करो। बांगड़ के गले से झुनकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा में तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखाए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं है। क्या करना है, मतलब चूल्हे में पानी डाल रही, मतलब खाना वाना नहीं बनेगा उस दिन। मुझे नाच देखने का शौक नहीं है, मुझे जगाइयो मत। कोई मेरा माथा दुख रहा है, ऐसे कह के सोने का बहाना कर ली। मड़ैया के वो सारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में
उड़न जहाज भी उड़ेगा। चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर जो है कि ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। मतलब छोटा बच्चा है तो वो क्या करेगा। उसने चंपिया के कान के पास मुँह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे क्या? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। जो है संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच देखने जाएंगे। ये देखो बलरामपुर की याद रखना कि नाच दिन मीठी रोटी बनेगी। तो ये गांव है दोस्तों। इतने सक्षम नहीं थे लोग, मतलब कभी तीज त्योहार पे ही नए कपड़े पहनते थे, कुछ नई चीज़ें खाते थे। तो वही कह रही है उसको एक आज तक मीठी रोटी मिलेगी और हम बलरामपुर नाच देखने जाएंगे। चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर डांट डांट मतलब नाच देखने जाएगा। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो। जिन बाबा से रिक्वेस्ट करा है, बाबा मेरे पिताजी को गाड़ी लेके जल्दी भेजो, हमारा अगर बैगन फरेगा जिसमें मैंने लगाया है मैं उसे आपके मंदिर में चढ़ा दूंगा। ठीक है। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गए। यहाँ तक हम हो चुका है। जिन बाबा मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए, मतलब पछता रही है। किसी को मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है कि यह किस चूक का फल दे रहे हो। भोला बाबा मतलब अपने बाबा से कह रही है, मतलब सोच रही है, मतलब कोई मतलब गलत तो नहीं कर दिया है, ऐसा परिणाम मुझे मिल रहा है। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो भी बाकी ही है। मतलब उस समय वो महावीर को रोट भी मानी थी और बहुत सारी चीज़ें की थी, तो वो भी बाकी। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगी की पतोह की बातें चुभती है। भक भक बिजली की बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है। ये 5 बीघा जमीन आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि पूछा बदलते पैटर्न में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देख कर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। मतलब उसकी खेती अच्छी है तो गांव लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बदलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं। पाट के पौधे तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा। पर तौल के ओजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है। भला बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को झकझोर समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी खौकी का भरतार, मतलब थोड़ा सा अपशब्दों का प्रयोग है। सर्वे के समय बाबू साहेब के फिलास खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। मतलब जिसकी ज़मीन उन्होंने ली थी तो सारे तो तांडव होने तय थे, वही कह रही हैं। देख कर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का, जमींदार का बेटा, मतलब ये सारी चीज़ उसके साथ हो रही थी तो उसे सब पता थे बेटा की। आगे देखेंगे आप। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ जा बिरजू, अंदर तू भी आ जा। चंपिया, भला
आदमी आए तो एक बार आज जो है कि वो समझा रही है अपने बच्चों को। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे, मतलब उसके जो दरवाजे थे उसको गिरा दे। भला जो है कि आदमी रे, भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठे जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो तो छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता है तो क्या होगा, जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। ये प्रश्न पूछा हुआ है, किस कहानी से लिया गया है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। बिरजू के बाप, ये कभी कभी जो है कि उसमें भी पूछा जाता है, कहावतों में। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर बैल हट्टा लगे गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देने, नंबरी मतलब उनको नंबरी नोट आप समझ सकते हैं, एक बार नंबरी लोट देखने भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए उसी दिन से गांव में ढिढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरों की गाड़ी के भरोसे नाच दिखलाएगा। तो उसके कहने का मतलब है, जब तुम्हारे पास नहीं थे तुमने वादा क्यों किया। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया, वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, बाहर नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पतुरिया, सब हंसती आएंगी हंसती जाएंगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार थी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में गरी का तेल डालती है, उसकी अपनी जमीन है। किसी के पास एक धूर जमीन भी अपनी इस गांव में है, जलेंगे नहीं तो। 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अगहनी लोगों को बिखदीठ से बचे तब लो। ये मतलब अपने बारे में भी सोच रही है कि गांव से तो महिलाओं से तो मैं अच्छी हूँ, मैं बाल में राई का तेल लगाती हूँ, ये सारी चीज़ मतलब। फिर मेरा पति सही है, एक बार उसके ऊपर गुस्सा हो रही, एक बार उसका बखान कर रही। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी, तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते गए। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, हूँ। चुप, बिरजू की माँ ने फिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुकारी भरी। तो आप देखिए क्या होता है आगे, आप लोग पढ़िए पहले, मैंने तो पढ़ लिया इसे। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से जो है टट्टी में छेद करके देख लो। आ चंपी, भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव के टट्टी के छेद से झाँक आई। टट्टी से मतलब है दोस्तों, जो एक ऐसे बनता है गांव में, आपने देखा होगा, एक घास फूस का झोपड़ी बनता है, ऐसे ऐसे दरवाजे होते हैं। और इसमें मतलब कि मिट्टी के दरवाजे, ईंट के नहीं होते, बस ऐसे घास भूस के उसके दरवाजे बनाए जाते हैं, ऐसे लगा के, उसे टट्टी कहते हैं, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। कि छेद से झाँक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़कर सुला दिए, बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ आ गए घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई, जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चीलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनाती हुई निकल रही है। मतलब सोच रही मेरा पति मतलब नशा करके आया है, जो है कि खनखनाती निकल रही है। चंपिया, हाँ, बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने, बैलों को घास दे चंपिया। हाँ, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या, वो सोच रहा है। बिरजू के गले में खड़खड़ाहट
हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। बिरजू बेटा, बीरज मोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। भैया, गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दें। नहीं देखने जाना है नाच, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, हाँ उठती क्यों नहीं, ले धान की 25 रख दे, धान की बालियों की छोटी झब्बा। मतलब ये 25 का मतलब है ना, धान काटने से पहले भगवान के नाम पे थोड़ा सा धान को निकाल देना ताकि बढ़ोतरी हो। ये ऐसा कोई मान है। धान की 25 रख दे, धान की 25 रख दे, धान की बालियों को छोटा झब्बा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा दिया। बालो, बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1.5 पहर रात की गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों को रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में धुल गया। मतलब अपने धान को देख के, मतलब अपनी फसल को किसान देख के वैसे भी बहुत खुश होता है, तो वैसा कुछ इसके साथ भी हुआ। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोस दे। अपने खेत का है। हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? क्या हुए, धान आपके पक गए? तो नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारी खेत की बलियां, जो है धान पक जाएगा। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ने उस समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा कुल्हड़ है, लुक्कड़ है तुरे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नबान के पहले ही नया धान जूठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिड़ई चुरूमन है ये लोग, मतलब बच्चे हैं तो माफ करो। चिड़ई चुरूमन है इन लोग। दोनों के मुंह में नावन के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर, 2 धान क्या दांतों तले दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल है, मतलब बता रही है, और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान डाल लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी है क्या? बिरजू के पापा ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, भान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं। और रोटी बनती क्या करते हैं रोटी बना के? वो कह रही है रोटी बनती है। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी जो है कि मंगनी नहीं मिलेगी। भला गाड़ी वालों को भी बैल की कभी कमी नहीं होगी। पूछूंगा तब कोटरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है, जहाँ बढ़ा रहा है। 5 रोटियां बनाने में कितना देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसके नज़र बचाकर देखा बिरजू का पप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलते। देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उसके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना, चुप्पी जरा। सहलसार में खड़ी होकर मखनी बुआ को आवाज़ दे तो चंपी, रे बुआ आ, सुनती हो बुआ आ, मैया बुला रही है। बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब बुआ को क्यों सुहाती है? सारे टोले में बस एक बुआ ही तो है, बिना नाथ पगहिया वाली हैं। अरे बुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ बुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। मतलब फिर मतलब उसको गुस्सा कम समय के लिए आया, फिर बुआ को बुलाने लगी। देखिए, ये गांव के रीति रिवाज। बुआ खांसती आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? तो कहती
तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने बुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बांगड़ है और कुछ बर्तन वासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना बुआ, मतलब उनको छोड़ के, उन्हीं के ऊपर छोड़ के अपना घर वो जाएगी। अब बुआ तो तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती हैं। बुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओह हो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग में ले, और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। मतलब उस दिन जो बुआ थी, उन्होंने, मतलब उनका काम था, उनके पास कोई था नहीं, तो कोई भी कहता था मेरे घर रहो, हम जा रहे हैं, तो कहती थी ठीक है, उनको उसके बदले में तंबाकू चाहिए। तो किसी और के घर गई थी, उसने थोड़ी सी मटर भर तंबाकू रखी थी, बताई थी एक डिब्बी है, वही वो कह रही हैं। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोल बनाए और बिरजू के सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू की चंपिया, बेचारा शाम से ही, मतलब डांट बेचारा मत कहो भैया, खूब जो है सचारा है। जब चंपिया कहने लगी, तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बापू साहब का। ही बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, बिलैकर मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हाँ हाँ, सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ को मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ आधा दूं फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, इतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींटे की साड़ी पहनी। बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। देख रहे हैं, पटसन रस्सी होती है, उसको अपने में बांध लिया। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर भला पैदल जाने वाले रुके रहे होंगे। पुड़िया का चाँद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिक्का पहना, मतलब असली रूपा का, देख रहे हैं, रूपा का मंगटिक्का पहना। आज पहली बार बिरजू के पप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। ये देखिए, कहानी की मेन थीम आ गई आपके सामने, आगे आप देखेंगे। हाँ, गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी जो है कि होने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चू चू करके घर घर आने लगा, तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ पप्पा। गाड़ी जो है जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी की झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्हा रोहट हो रहा है। आंगन में जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली, तू रोती है काहे, बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा। आ जा, झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है, बेचारी आ जा जल्दी से। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुनकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। वो भी आ गई, कई लोग मिल गए इसके गाड़ी पे। जंगी की पतो यहाँ पे देखिए, वो भी आ गई। आ जा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाओ जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों साड़ी के पास आई, गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछड़ा पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहू को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई।
जंगी की पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके। सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेत के बगल से जाने लगी। ठीक है, गाड़ी अब निकल गई सबको ले दे के। कार्तिक महीने का वो रात था। खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती थी। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगा कर बिरजू की माँ की और बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही तो गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। मतलब उस समय वो जो भी गांव में गाना था वो लोग जानती थी। आप देखिए, गाड़ी को लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती। बिरजू की माँ के माथे से मंगटिक्के पर चांदनी छिटकती है क्योंकि रात वैसी है चमकीली। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तू चंपिया, डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। अच्छा अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा। तो यहाँ पे वो कहती है गाने के लिए, तो दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनहरी ने खखार कर गला साफ किया। चंपिया भी गाना जानती है। देखिए, बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीरे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू की गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू की ओर देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वह भी कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म का गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप को झांकी ली। लाल झाड़ी की झिलमिला किनारी, उमंग टिक्का पर चाँद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। ठीक है, कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी, वीडियो का ख्याल आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कहानी थोड़ी बड़ी थी, वीडियो बड़ा बना है। तो अगर कोई आप नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों, वैसे हम एमपी स्टेट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें यूपी के हायर एजुकेशन की भी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यूपी पीसीएस के भी पेपर हमारे चैनल पे अपलोड हैं। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।